नमस्कार, मैं विनोद सेन नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं 10वीं के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था व्याकरण, और व्याकरण में हमने पढ़ लिया था वर्ण, अक्षर, ध्वनि, वर्णमाला आदि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी, और स्वर हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यंजन, और उसके बाद बात करेंगे हम संज्ञा की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन। परिभाषा की यदि हम बात करें व्यंजन की परिभाषा, तो व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से उच्चारित की जाती हैं व्यंजन कहलाती हैं। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से उच्चारित की जाती है या बोली जाती है, की जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से उच्चारित की जाती है, बोली जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम कुछ भी लिखें वर्णमाला में से, जैसे लिखा हमने कै, चे, टे, ते, पे। इनके नीचे हम हलंत लगा देते हैं तो ये व्यंजन ध्वनियों में गिनी जाएंगी। ये इसका लिखित रूप माना जाता है व्यंजन का। ठीक है, अब बात आती है कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, कौन कौन सी है? तो इसमें 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले उन वर्गों के बारे में बात कर लेते हैं। कै वर्ग, छे, टे, ते और पे। कै वर्ग के अंतर्गत कै, खे, गे, घे और नंग। चे के बाद छे, जे, झे, न्य। टे के ठे, डे, ढे, अणे। ते, थे, दे, धे, ने। पे के बाद फे, बे, भे, में। इसके अलावा जो ये ध्वनियाँ हैं, ये 25 जो व्यंजन है इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा ये, रे, ले, बे, शे, श, है, ये 8 हैं। इनकी संख्या है 25। इनकी संख्या है 8। इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और ये है अंतस्थ और ये है ऊष्म। इनकी संख्या 4 और इनकी संख्या 4। इसके अलावा क्षय, त्रय, श्रय और ज्ञ,
ये 4, इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे व्यंजन हैं। इनके नीचे हम हलंत लगा देते हैं तो ये सभी ध्वनियाँ हैं वो व्यंजनों में परिवर्तित हो जाती हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं, ये इसका लिखित रूप है, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी? उच्चारण के लिए हमें आवश्यकता होगी किसकी? स्वर की। स्वर के माध्यम से या स्वरों की सहायता से ही इनको उच्चारित किया जा सकता है। स्वरों के अभाव में या बिना स्वरों के इनका उच्चारण संभव नहीं है। तो ये है व्यंजन। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक था स्वर है वो पढ़ा था। आज हमारा व्यंजन है, वो व्यंजन का टॉपिक अब यहाँ फिनिश होता है। ठीक है, व्यंजन की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ कि वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होती हैं व्यंजन कहलाती हैं। यानी व्यंजन जो शब्द है वो 2 शब्द हैं, वी प्लस अंजन। इन दोनों के योग से बना है। वी का अर्थ होता है विशेष और अंजन का अर्थ होता है प्रयत्न। यानी वे ध्वनियाँ जो विशेष प्रयत्न के द्वारा उच्चारित की जाती हैं, इनके उच्चारण के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है, वे व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये व्यंजन ध्वनियाँ हैं, पूरे 5 वर्ग हैं कैसे टैते पे। फिर उसके बाद इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। फिर उसके बाद अंतस्थ येरलव, ये अंतस्थ हैं, इनकी संख्या 4 है। श, श, स और है, इन्हें ऊष्म कहते हैं, इनकी संख्या भी 4 है। और फिर उसके बाद क्षत्रज्ञ श्रेय, ये संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, इनकी संख्या भी 4। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं संज्ञा की। जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन टॉपिकों को हम सबसे पहले ले लेंगे आज और आने वाले वीडियोस में। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञा। आज इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्द है, इसकी व्याख्या कर लेते हैं थोड़ा सा। संज्ञा वो है सम प्लस ज्ञा, इनके योग से बना है। सम का अर्थ होता है समान रूप से, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञात होना, जानकारी होना, पता होना। अर्थात वे प्राणी या वस्तुएं जिनके बारे में सभी व्यक्तियों को समान रूप से जानकारी हो, वे क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब करते हैं इसकी परिभाषा की बात कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो देखिए, अब इसकी व्याकरणिक परिभाषा की हम बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या है परिभाषा? देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सामान्य परिभाषा है, व्याकरणिक परिभाषा है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से, वही परिभाषा है। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा समझने की बात है, उसे मैं अभी समझाऊंगा आपको। देखो, परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम को, सबसे मुख्य चीज है इसमें नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या दशा, अवस्था, सभी का क्या होता है? नाम।
यानी इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी प्राणी है, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, सभी क्या है? संज्ञा, क्योंकि सभी का अपना नाम है। इस संसार में बिना नाम की कोई वस्तु या प्राणी नहीं है। अतः इस संसार में जो कुछ भी मौजूद है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे कोई स्थान हो, सभी के अपने अपने नाम हैं और सभी के अपने अपने नाम होने के कारण इस संसार में जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वह सब क्या है? संज्ञा, क्योंकि बिना नाम की कोई वस्तु, कोई प्राणी, कोई स्थान इस संसार में नहीं है। अतः इस संसार में जो कुछ भी है, जो मौजूद है, वह सब क्या है? संज्ञा है। इसीलिए परिभाषा कहती है कि आदि के नाम को, नाम का मतलब होता है कि जिसका नाम है, और इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु, प्राणी या स्थान नहीं है जिसका अपना कोई नाम नहीं हो। तो इस संसार में जो कुछ भी है वह सब क्या है? संज्ञा है। चाहे वो चर है, चाहे अचर है, यानी जो सजीव है, चाहे निर्जीव है, चाहे कोई प्राणी है, चाहे वस्तु है, चाहे स्थान है, सबके अपने अपने नाम हैं। इसीलिए इस संसार में जो कुछ भी मौजूद है वह सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब देखो परिभाषा के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो किसी व्यक्ति, अब व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति हम नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने नाम लिख दिया मनोज। वस्तु में हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, पंखा। स्थान में हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, गंगापुर। ये उदाहरण के तौर पर है। भाव जो हृदयगत होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ महसूस किया जाता है। अच्छाई का भाव, बुराई का भाव। ठीक है। दशा अमीरी की दशा, गरीबी की दशा। अवस्था में आएगा हमारे बचपन, शैशवावस्था, यौवन, बुढ़ापा आदि। इन सभी के अपने नाम हैं, यानी ये सब नाम से जानी जाती हैं। इसीलिए ये सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है। अब देखिए, अब इसकी एक सामान्य सी दूसरी परिभाषा क्या बन जाएगी? दूसरी परिभाषा जैसे हम अथवा करके लिख देंगे यहां पर। दूसरी परिभाषा होगी, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में? बिल्कुल सीधी परिभाषा मैंने अब यहां पर लिख दी है कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। पहली परिभाषा जो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशावस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। इसकी जो दूसरी सबसे सीधी परिभाषा निकल कर सामने आई है वह है नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम मीन्स इस संसार में जो भी प्राणी या वस्तु है जिनके अपने सबके नाम है, वे सभी इस संसार में क्या है? वे सभी इस संसार में संज्ञा है। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के प्रकार कई पुस्तकों में लिखा हुआ है, कई विद्वान कहते हैं कि संज्ञा 5 होती है, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संज्ञा, 3 प्रकार की होती है। ठीक है। कौन कौन सी होती है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब कई लोग कहते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, या कुछ विद्वान कहते हैं इस चीज को। तो मैं आपको बता दूं
कि मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है, लेकिन कुछ विद्वानों ने हमारे जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद किए हैं। इनको भी कई विद्वान संज्ञा के मुख्य प्रकार में जोड़ देते हैं, इसीलिए वो इसको संज्ञा के 5 प्रकार बता देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की ही होती है। ये जो 2 उपभेद हैं वो जातिवाचक संज्ञा के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 उपभेद देखिए। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है तरल व ठोस दोनों। और दूसरी होती है समूहवाचक। ठीक है, तो इस तरह से जातिवाचक के 2 उपभेद हैं। अतः संज्ञा है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की ही होती है, 5 प्रकार की नहीं होती है। ये जो 2 प्रकार हैं वो जातिवाचक जो संज्ञा है उसके उपभेद हैं, जिसमें एक है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। और हमारी जो तीसरा प्रकार है अंतिम वो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा, इसमें सिर्फ पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है। व्यक्ति माने तो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष जो पर्टिकुलर होता है, सिर्फ एक का बोध हो, वे संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। परिभाषा क्या होगी? बेसंज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष एवं स्थान विशेष का बोध कराए, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष का मतलब होता है एक, वस्तु विशेष वही एक वस्तु, स्थान विशेष किसी स्थान यानी एक स्थान के बारे में बोध कराएं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण। जैसे उदाहरण की यदि हम बात करें तो व्यक्तिवाचक यानी जो व्यक्ति विशेष या फिर संसार में जो एक है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। या कोई पर्टिकुलर एक के बारे में बोध करवाए तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मनुष्य एवं प्राणियों के नाम, इसके अंतर्गत जैसे राम एक का बोध हो रहा है, मोहन एक का ही बोध हो रहा है, पहाड़ व पर्वतों के नाम, ठीक है। जैसे कहें कि हिमालय सिर्फ एक का बोध हो रहा है, व्यक्तिवाचक है, अरावली, सतपुड़ा सिर्फ एक का बोध हो रहा है। यदि कहें कि पर्वत तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। यदि कहें कि हिमालय पर्वत, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा के पर्वत तो वे किसके अंतर्गत आएंगे?
व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ग्रह एवं नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल आदि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके अलावा नदियों के नाम, जैसे कहें कि नदी तो जातिवाचक में आएगा, लेकिन यदि कहें कि गंगा व्यक्तिवाचक, चंबल व्यक्तिवाचक। झीलों के नाम, यदि कहें झील तो जातिवाचक, और कहें कि सांभर झील, कहें डीडवाना, राजसमंद, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये आएंगे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम थोड़ा सा और आगे चलें तो गांव एवं शहरों के नाम, यदि गांव कहें तो जातिवाचक, शहर कहें तो जातिवाचक, लेकिन गांव कहें, किसी गांव का नाम हम पर्टिकुलर लिख दें यहाँ पर, तो वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे गांव के अंदर हमने लिख दिया सलेमपुर, शहर में हमने लिख दिया गंगापुर, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष, वस्तु, और वस्तु की यदि हम बात करें तो यहां पर वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम में यदि मैं कहूं पंखा तो जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन यदि हम कहें कि साहब हमको पंखा लाना है उषा का, उषा पंखा, और भी नाम लिख सकते हैं हम, हमको फ्रिज लाना है एलजी का फ्रिज, या और कोई दूसरी कंपनी के पर्टिकुलर हमको कोई वस्तुएं क्रय करनी है, तो हम जब दुकान से पर्टिकुलर नाम लेकर हम वस्तु को मांगते हैं तो वह व्यक्तिवाचक के संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो ये हुआ यानी मनुष्य, प्राणियों के नाम, पहाड़ों पर्वत आदि के नाम, ग्रह तारे नक्षत्र आदि के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, गांव शहर, वस्तुओं के नाम, महाद्वीप, यदि महाद्वीप कहें तो जातिवाचक, और यदि कहें एशिया, यूरोप, तो ये आ जाएगा हमारे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। महासागर, यदि महासागर कहें तो जातिवाचक, और कहें हिंद महासागर या प्रशांत महासागर तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो ये हुई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष एवं स्थान विशेष के नाम का बोध कराएं। अब ठीक इसी प्रकार से हम बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे कहें हम विद्यालय, तो विद्यालय जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, और यदि हम कहें किसी विद्यालय का पर्टिकुलर नाम लेकर, जैसे नवीन स्कूल या कोई और दूसरे स्कूल, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके विपरीत जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान है उसके बारे में जानकारी होती है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष की संपूर्ण जाति का जहां बोध हो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वे संज्ञा शब्द जो, वे संज्ञा शब्द जो किसी
व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष एवं स्थान विशेष की संपूर्ण जाति का बोध कराएं। वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, यानी यहां पर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, जबकि व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष यानी पर्टिकुलर एक का बोध होता है तो वहां व्यक्तिवाचक होती है, जहां संपूर्ण जाति का बोध होता है वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण बिल्कुल वही रहेंगे, जैसे उदाहरण जैसे पहाड़। अब पहाड़ जाति में आ जाएगा, लेकिन पहाड़ में यदि कोई पर्टिकुलर पहाड़ का नाम लिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। पर्वत, पर्वत कहें तो जातिवाचक, और कहें कि हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या कोई और दूसरा पर्वत तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। मनुष्य जातिवाचक, राम श्याम मोहन व्यक्तिवाचक। स्त्री जाति, औरत जाति, छात्र जाति, छात्रा जाति, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। चिकित्सक या डॉक्टर कुछ भी कैसे कह दें हम, शिक्षक, यानी संपूर्ण जाति का बोध कराएं। गांव, शहर, ये सब जातिवाचक में आएंगे। गांव, शहर, ठीक है ना। खेल, यदि पर्टिकुलर कहें कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, ठीक है। इसके अलावा यदि हम कहें कि महाद्वीप तो ये आएगा हमारे जातिवाचक में। और यदि हम कहें कि एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जो कुछ भी कहें हम तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। महासागर, ठीक है ना, जैसे हिंद महासागर कहें, प्रशांत महासागर कहें तो व्यक्तिवाचक में, यदि कहें महासागर तो ये आ जाएगा जातिवाचक में। नदियों के नाम, अब नदियों के नाम यदि हम कहें कि नदी तो जातिवाचक में, और कोई पर्टिकुलर नाम लें कि हम जैसे चंबल, बनास, बाणगंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या और कोई गोदावरी, मंदाकिनी तो वह जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। झीलों के नाम जैसे झील, सांबर झील, पचमदरा, डीडवाना, चिल्का, नक्की झील, ठीक है ना। इसके अलावा पशुओं की जाति, पशुओं की संपूर्ण जाति, जैसे कहें हाथी तो जातिवाचक, ऐरावत हाथी व्यक्तिवाचक। गाय जातिवाचक, कामधेनु गाय, राठी गाय या और कोई दूसरी किस्म की गाय तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब देखिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष के नाम का बोध कराएं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं, और वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष की संपूर्ण जाति का बोध कराएं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जातिवाचक संज्ञा है, इसके दो उपभेद विद्वानों के द्वारा किए गए हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। कौन कौन से भेद हैं अभी मैंने आपको बताया था। तो जातिवाचक संज्ञा है, उसके दो उपभेद किए थे विद्वानों ने। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा,
ठीक है। अब देखिए दो शब्द हैं, एक है द्रव और दूसरा है द्रव्य। इसमें बच्चों को कंफ्यूज रहता है, इस कंफ्यूज को मैं क्लियर कर देता हूं अभी कि जो द्रव होता है यह पूरी तरह से तरल होता है। इस शब्द का प्रयोग विज्ञान में अधिक किया जाता है, जबकि जो द्रव्य है, द्रव्य के अंतर्गत दोनों ही तरह के पदार्थ आते हैं, तरल व ठोस। यानी तरल और ठोस दोनों ही पदार्थों को द्रव्य कहते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ जो तरल होते हैं वे द्रव कहलाते हैं। तो उसी आधार पर विद्वानों ने इसका नाम रखा है द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी इसके अंतर्गत जो संज्ञाएं हैं वे दो प्रकार की हैं, एक है तरल और दूसरी है ठोस। अब बात आती है कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो वे संज्ञा शब्द जो नापने, तोलने और मापने की इकाई का बोध कराएं, परिभाषा क्या हो जाएगी? वे संज्ञा शब्द जो नापने, तोलने और मापने की इकाई का बोध कराएं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए नापने, तोलने, मापने की इकाई कौन कौन सी होती है? तो नापने, तोलने की और मापने की जो इकाई होती है वो किलोग्राम में, मीटर और लीटर इनमें होती है। ठीक है, किलोग्राम में, तोलने को किलोग्राम में, मापने को मीटर में, नापने को लीटर में व्यक्त किया जाता है, ये इनकी इकाई होती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो तरल और ठोस, जिसमें गुण, जितने भी तरल और ठोस पदार्थ हैं सभी को हम ले लेते हैं। चाय, चीनी, गेहूं, तेल, घी, पानी, कपड़ा आदि, क्योंकि इन्हें नापा, तोला और मापा जा सकता है। तो ये नापने, तोलने और मापने की इकाई का बोध करवाने के कारण ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें दोनों ही प्रकार के पदार्थ हैं उनको शामिल कर लिया गया है, जिसमें ठोस भी है, तरल भी है और मापने के यानी कपड़ा आदि जिन्हें मीटर के माध्यम से मापा जाता है। अगला जो एक और भेद किया है विद्वानों ने वह है समूह वाचक संज्ञा। जैसा कि नाम है ऐसे ही इसकी परिभाषा हो जाएगी, बिल्कुल सामान्य है। वे संज्ञा शब्द जो, वे संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराएं, समूह का बोध कराएं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, यानी बेसंज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराएं, समूह का बोध होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो देखिए चाबी,
चाबियों में कई सारी चाबियां होती हैं। चाबियों का एक समूह होता है, गुच्छा होता है। गुच्छे की यदि हम बात करें, देखो गुच्छा, इसमें भी समूह का बोध होता है, जैसे अंगूरों का गुच्छा, केले का गुच्छा या और दूसरी वस्तुओं का गुच्छा। इसके अलावा कक्षा, कक्षा में भी समूह का बोध होता है। सेना समूह का बोध करवाती है। पुलिस समूह का बोध करवाती है। सभा, सम्मेलन, ये सब हैं, ये समूह का बोध करवाते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और ये दोनों द्रव्यवाचक और समूहवाचक हैं, ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं, तो मैं कई बार बता चुका हूं, अभी भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि संज्ञा 5 प्रकार की नहीं होती है। हिंदी में संज्ञा सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार की होती है, जिनमें एक प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये जो 2 प्रकार हैं या 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने इन्हें मुख्य संज्ञा में जोड़ दिया है, इसलिए विद्यार्थियों में कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 प्रकार पढ़ चुके हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो सिर्फ व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष है, उसका बोध करवाएं। दूसरा है जातिवाचक, जो इन सभी की जाति का बोध कराएं, और इसके अंतर्गत आता है द्रव्यवाचक, जो सिर्फ नापने, तोलने, मापने की इकाई का बोध कराएं, जिसके अंतर्गत आता है हमारे जितने भी ठोस पदार्थ हैं। इसमें और भी हम लिख सकते हैं उदाहरण, जैसे गुड़, चाय, चीनी, तेल, गेहूं आदि भी लिख सकते हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये भी हम ले सकते हैं। यानी जो भी ठोस पदार्थ हैं, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। लोहा, सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हुआ द्रव्यवाचक। दूसरा है हमारा समूहवाचक, जो समूह का बोध कराएं। वे समूह का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, वे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जिसमें चाबी, गुच्छा, कक्षा, सेना, पुलिस, सभा, सम्मेलन, भीड़। भाई भीड़ भी तो समूह का बोध करवाती है। सपोज करिए कि सड़क पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो अचानक से हमें पता नहीं होता और हम पूछते हैं कि ये भीड़ क्यों लगी हुई है, तो भीड़ है वो किसका बोध कराती है? समूह का बोध कराती है। भीड़ की अपनी स्वयं की एक जाति होती है, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो जातिवाचक के 2 उपभेद किए हैं उसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, तीसरी है हमारी भाववाचक संज्ञा। परिभाषा बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। बेसंज्ञा शब्द जो सिर्फ भाव का बोध कराएं। परिभाषा क्या हो जाएगी? बेसंज्ञा शब्द जो सिर्फ भाव का बोध कराएं। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत सिर्फ भाव का बोध होता है और किसी प्रकार का बोध नहीं होता है। अब देखिए, जो भाव होते हैं वो हृदयगत होते हैं, हृदय में जन्म लेते हैं। भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये अमूर्त संकल्पनाएं हैं। कैसी संकल्पनाएं हैं? अमूर्त। भाववाचक संज्ञा अमूर्त संकल्पनाएं हैं। अमूर्त संकल्पनाएं का मतलब होता है कि ये मूर्त रूप में नहीं है, ये दिखाई नहीं देती है, इन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है।
यानी भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं ये अमूर्त होते हैं, मूर्त रूप में नहीं होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, ये हृदयगत होते हैं, हृदय में जन्म लेते हैं, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ये दिखाई नहीं देते हैं। कौन कौन से हैं देखिए उदाहरण के तौर पर भाववाचक संज्ञाएं, जैसे अच्छाई, अच्छाई हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते। ईमानदारी, भाई कोई व्यक्ति ईमानदार है बेईमान है इसका पता कैसे लगेगा? उसके कहीं लिखा हुआ तो है नहीं कि ईमानदार है या बेईमान है, भाई उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसके व्यवहार के द्वारा उसके साथ कार्य करके हम उसकी ईमानदारी या बेईमानी का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अच्छाई, बुराई, इसके अलावा बुढ़ापा, जवानी, शैशवावस्था। अब बुढ़ापा हमें जो दिखाई देता है वो बुढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, नहीं कि बुढ़ापा दिखाई देता है, क्योंकि बुढ़ापा हमने कभी देखा ही नहीं। बुढ़ापा कैसा होता है, काला, पीला, हरा, गोरा, कैसा होता है ये हमने नहीं देखा है। हमें दिखाई देता है सिर्फ बुढ़ा व्यक्ति, बुढ़ापा हमको दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ भाव है, हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या हैं? ये सब भाव हैं, क्योंकि लंबाई हमें दिखाई नहीं देती है। यदि हम दीवार की बात करें तो हमको दीवार दिखाई दे रही है, नहीं कि लंबाई, ठीक है। जो दिखाई नहीं देता वह क्या है? भाव। चौड़ाई, इस दीवार की चौड़ाई दिखाई नहीं दे रही है, हमको सिर्फ दीवार दिखाई दे रही है, हम इसको नापेंगे तो हमको सिर्फ दीवार दिखाई देगी, इसकी चौड़ाई दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। चौड़ाई कैसी होती है, काली, पीली, हरी, गोरी, कैसी होती है, कोई पता नहीं, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से ऊंचाई, ये सब जो शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा हैं, ये सिर्फ हृदय में जन्म लेते हैं, हृदयगत होते हैं, इन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है, ये अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं, इन्हें ये देखा नहीं जा सकता या ये दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा व्यंजन और संज्ञा नामक जो टॉपिक है ये हमारा यहाँ फिनिश होता है। आपका जो संज्ञा के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा वो सारा मैंने आज क्लियर कर दिया है। अब आज से के बाद अब आपको क्लियर होना चाहिए कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की नहीं होती है। हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी में संज्ञा सिर्फ 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। विद्वानों ने जातिवाचक के 2 उपभेद किए हैं, एक द्रव्यवाचक या फिर इसको पदार्थवाचक भी कह सकते हैं, दूसरा नाम उसका पदार्थवाचक है, और दूसरा है समूहवाचक, ठीक है। तो इस प्रकार से जहां तक मैं मानता हूं आज संज्ञा के संबंध में या व्यंजनों के संबंध में आप में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।